हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान का तीसरा अध्याय जिसका नाम है पदार्थ निरूपण। ठीक है, यह हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो पहले ही बना के अपलोड कर दिया है पदार्थ विज्ञान का, जिसमें पहला अध्याय है आयुर्वेद निरूपण, दूसरा है दर्शन निरूपण। ठीक है, आयुर्वेद दर्शन निरूपण। तो वो दोनों वीडियो अगर नहीं देखा तो उससे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए पदार्थ विज्ञान में पदार्थ निरूपण में आपका क्या क्या टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। NCISM का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया है जो आपको पढ़ना है। तो उसमें देखिए पदार्थ का लक्षण, सबसे पहले आपको पदार्थ का लक्षण जानना है कि पदार्थ के कितने लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। उसके बाद से पदार्थ का भेद, उसका वर्गीकरण, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद से भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चरक के अनुसार कारण पदार्थ, यानी कि कारण पदार्थ कौन कौन से हैं, चरक ने कौन कौन से पदार्थों को बताया है कि यह कारण पदार्थ हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद से हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है पदार्थ का लक्षण। तो उसमें अब देखिए लक्षण शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको जानना जरूरी है। तो पदार्थ शब्द की निरुक्ति, यानी कि पदार्थ शब्द की निरुक्ति उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसके लिए आपको यह श्लोक याद ही होना चाहिए। ठीक है, अक्सर एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा पदार्थ के बारे में तो आपको यह श्लोक याद होना चाहिए। पद्यते गम्यते येन अर्थः सह पदार्थ। ठीक है, यह श्लोक आप याद कर लेंगे। इसका अर्थ क्या है, जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष अथवा विषय का ज्ञान हो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु और विशेष का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के विषय में आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो वह क्या है, पदार्थ है। वैसे देखिए जितने भी संसार में वस्तुएं हैं वह सभी क्या है, पदार्थ ही हैं। ठीक है, पदार्थों की संख्या अनंत भी माना गया है, कुछ आचार्यों के अनुसार अलग अलग भी माना गया है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इतना आपको पदार्थ शब्द की निरुक्ति के लिए आपको ये श्लोक याद रखना है। पद्यते गम्यते येनार्थ स पदार्थ, 2-3 बार बोलेंगे तो यह श्लोक आसान है, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए पदार्थ का लक्षण और परिभाषा। ठीक है, पदार्थ का लक्षण और परिभाषा, आपसे लक्षण पूछे या परिभाषा पूछे तो आप यही चीज़ें याद रखेंगे। देखिए क्या है, पहले पदार्थ का अर्थ जान लेते हैं। पदार्थ का अर्थ क्या है, वह वस्तु जिससे किसी पद या फिर शब्द, पद का मतलब यहाँ पे शब्द से, पद से बोध होता है, अतः जितनी भी वस्तुएं हैं या जिनका नामकरण संभव है वे सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। यानी कि संसार में जितनी भी वस्तुएं आपके दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जिसका नाम हो, कुछ जिसका कोई नामकरण संभव हो, किसी नाम से बुलाया जाता हो, वह सभी क्या हैं, सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। जिसे हम देख सकते हो, जिसके बारे में बात कर सकते हो, सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। ठीक है, अब इसमें श्लोक 1-2 अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें से अगर ये दोनों श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसको आप चरक सिद्धि स्थान में देखेंगे तो 12वां अध्याय और 41वां श्लोक है, वहाँ पे इस अर्थ पदस्य, यानी कि पद का अर्थ क्या है, वही पदार्थ है। जो पद का अर्थ होता है वही पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद से ये श्लोक अगर याद हो जाए तो सबसे अच्छी बात है ये वाला श्लोक, पदार्थो नाम पदस्य पदयो पदानाम वा अर्थ पदार्थ। ठीक है, चक्रपाणी का ये श्लोक है, तो इस श्लोक को आप याद रखिए। इसका मतलब क्या है, एक पद, 2 पद या अनेक पद के मेल को पदार्थ कहते हैं। यानी कहीं पे एक पद मिला हो, पद का मतलब क्या है, शब्द, एक शब्द मिला हो या 2 शब्द मिला हो या 2 से ज़्यादा शब्द आपस में जहाँ पे मेल करते हो, वह सभी क्या है, पदार्थ के ही लक्षण हैं। ठीक है, पदार्थ का लक्षण या परिभाषा मान सकते हैं। उसके बाद से 1-2 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इसको भी याद रखिए। किसी नाम को धारण करने योग्य जो वस्तु है, अर्थात जिसका कोई नाम हो वह पदार्थ है। यानी कि कोई भी चीज़ है जिसका आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, नाम दे सकते हैं, वह सब क्या है, पदार्थ है। कोई भी संसार में ऐसा वस्तु नहीं है जिसका आप नाम न दे सकें, जिसका भी आप नाम दे सकते हैं वह सब क्या है, पदार्थ है। या फिर प्रमिति, प्रमिति का मतलब होता है ज्ञान, जो ज्ञान का विषय होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जिसके बारे में आपको जानने की इच्छा होती है, जैसे आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं और उसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है, एक ज्ञान का विषय है। तो वह ज्ञान का विषय अगर है तो वह क्या है, पदार्थ है। यानी कि आप किसी पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पदार्थ के लिए यह 3 बातें आपको मुख्य रूप से याद होना ही चाहिए। पदार्थ, अस्तित्व, अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व। अस्तित्व का मतलब जिसकी सत्ता हो, यानी कि जो उपस्थित हो,
ठीक है, जो सामने मौजूद हो उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। अभिधेयत्व, अभिधेयत्व का मतलब क्या हुआ? जिसका नाम हो, जिसका कोई नाम हो, जिसको आप किसी नाम से जानते हो, वो भी क्या है? पदार्थ है। और तीसरा पॉइंट है ज्ञेयत्व, जो ज्ञान का विषय हो, ठीक है, जो ज्ञान जिसे जाना जा सके वो भी क्या है? पदार्थ। तो ये पदार्थ के लिए आपको ये तीनों चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं पदार्थ के भेद। पदार्थ के भेद में देखिए क्या है, यहाँ पे विभिन्न आचारों के अनुसार अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो इसको आप केवल इसका नाम याद रखिए, कहीं पे अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहाँ से ज़्यादातर पूछा जा सकता है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार, जैसे देखिए चरक ने दो पदार्थ माना है, एक सत पदार्थ और एक होता है असत पदार्थ। सत का मतलब भाव पदार्थ और असत का मतलब अभाव पदार्थ। भाव का मतलब जो उपस्थित है, अभाव का मतलब जो उपस्थित नहीं है, जिसका अभाव है, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बताया? सुश्रुत ने बताया है कि अपरिमितिश्च पदार्था, यानी कि पदार्थों की संख्या क्या है? अनंत है, असंख्य है, ठीक है। असंख्य यानी कि जिनकी संख्या ही ना हो वो क्या है? पदार्थ। यानी कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, सबको आप गिन थोड़े पाएंगे, इनकी संख्या अनंत है, तो आप क्या कर सकते हैं? असंख्य है, ठीक है। तो सुश्रुत के अनुसार पदार्थों की संख्या क्या है? असंख्य। उसके बाद से देखिए न्याय दर्शन ने पदार्थों की संख्या 16 बताया है। न्याय दर्शन में पदार्थों की संख्या 16 है और ये पीजी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और ये वाला क्वेश्चन जो है नव्य न्याय, ये भी पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इस पर पीजी भी लिख दिया है, ठीक है। एमटीआर का मतलब मारो टोटल रट्टा, यानी कि इसको आपको याद ही रखना है, रट्टा मार के याद रखना है। अगर आपसे न्याय दर्शन सिंपली पूछा जाता है कि न्याय दर्शन ने पदार्थों की संख्या कितना माना है, तो आपको 16 बताना है। लेकिन अगर नव्य न्याय करके पूछता है तो नव्य न्याय ने पदार्थों की संख्या 7 बताई है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार, अभी देखिए ये दर्शन, सारे दर्शन जो है इससे पहले वाले अध्याय में मैंने बता दिया, जो दूसरा अध्याय था दर्शन निरूपण, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो अगर नहीं वीडियो देखा है तो उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, उसके बाद से ये वाला और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सांख्य दर्शन ने पदार्थों की संख्या कितनी माना है? 25, ठीक है। वैशेषिक दर्शन में देखेंगे तो इन्होंने पदार्थों की संख्या 6 तो माना ही माना है, साथ में अभाव को भी इन्होंने पदार्थों की संख्या में रख लिया है और 7 बताया गया है, ठीक है। उसके बाद से जैन दर्शन ने पदार्थों की संख्या 7 बताया है। अभी इसका मैं एक टेबल है, उस टेबल को मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे पूरा टेबल बनाया हुआ है, तो उस टेबल से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना नाम याद रखिए। उसके बाद से 7वां मीमांस दर्शन में बात करें तो मीमांस दर्शन में यह 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, और नाम के आधार पे, जो आचार्य उस समय के थे उनके आधार पे। तो प्रभाकर के अनुसार 8 पदार्थ होते हैं, कुमारिल के अनुसार 5 पदार्थ होते हैं, मुरारी मिश्र के अनुसार 5 पदार्थ होते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, रामानुजाचार्य एवं निम्बकाचार्य के अनुसार 3 पदार्थ होते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पदार्थों की संख्या की बात हो गई। अब बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए पदार्थों का वर्गीकरण यह कई तरीके से किया गया, लेकिन मुख्य रूप से जो पदार्थों का वर्गीकरण है वह भाव पदार्थ के बेसिस पे किया गया। जो भाव पदार्थ है इसी को सत पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है, या सठ पदार्थ यानी कि 6 पदार्थ हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आश्रय का मतलब होता है प्रधान पदार्थ, प्रधान का मतलब जो मुख्य होता है, और आश्रयी का मतलब गौण, यानी कि जो मुख्य नहीं है, उतना मुख्य नहीं है, ठीक है। जो प्रधान होता है वो मुख्य होता है। तो मुख्य पदार्थों में कौन कौन से आते हैं? द्रव्य गुण कर्म, ठीक है। और आश्रयी वाले में यानी गौण वाले में कौन आता है? सामान्य विशेष समूह। ये देखिए आगे यही सारे चैप्टर आपको एक चैप्टर पूरा मिलेगा। द्रव्य एक पूरा चैप्टर है, उसके बाद से गुण एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो जैसे ही पदार्थ निरूपण खत्म होगा तो ये इसके बाद से आएगा द्रव्य निरूपण, ठीक है, उसके बाद से गुण निरूपण। तो एक एक करके आपको पूरा चैप्टर, ये 6 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल भाव पदार्थ जिसकी सत्ता होती है वो क्या होता है? भाव पदार्थ होता है। अब अभाव पदार्थ को देखते हैं। अभाव पदार्थ का मतलब क्या होता है? इसके लिए आप यह श्लोक याद रखेंगे, ठीक है। यह श्लोक याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो आपको कम से कम हिंदी वाला नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? प्रतियोगी ज्ञानाधीन विषयत्वम भावत्वम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी का मतलब उसके विरोधी के ज्ञान के अधीन हो उसे अभाव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अ का मतलब होता है नहीं, अभाव का मतलब सत्ता, यानी कि जिसकी सत्ता न हो वह क्या है? अभाव, यानी कि जो वहाँ पे अनुपस्थित हो वह क्या है? अभाव है,
ठीक है। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं और वहाँ पे वो सामान नहीं है तो उस समय क्या कहते हैं, वह नहीं है आप उसके पास, तो क्या है, उसका अभाव है। ठीक है। जैसे आप पेन है आपके पास और पेन के अंदर स्याही नहीं है तो आप क्या कहेंगे, पेन के अंदर स्याही का अभाव है। ठीक है। तो अब देखिए किसी वस्तु का न होना ही क्या है, अभाव है। अब फिर अभाव को भी दो भागों में बांटा गया है, अभाव के भेद। अभाव के दो भेद होते हैं, एक होता है संसर्गा भाव और दूसरा होता है अन्योन्या भाव। ठीक है। अब इसके अंदर संसर्गा भाव जो होता है इसके भी तीन भेद होते हैं। ठीक है। तीन भेद कौन कौन से उसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। संसर्गा भाव के तीन भेद होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। अब इसका डिटेल हम आपको बुक से बताते हैं, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। जिससे देखिए यहाँ पे जो संसर्गा भाव है उसके कितने भाव भेद बताए गए हैं, तीन, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। इसमें देखिए प्राग भाव का मतलब क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है उसको मैं बता देता हूँ। इसमें केवल आपको पहला लाइन जो है आपको समझना है, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व उस कार्य का जो अभाव रहता है वह प्राग भाव कहलाता है। ठीक है। प्राग भाव का मतलब क्या हो गया, अगर कार्य नहीं हुआ है उससे पहले क्या है, उस चीज़ की वह चीज़ बना नहीं है आपके पास तो क्या है, उसका अभाव है। जैसे आपके पास मिट्टी है और मिट्टी से आपने घड़ा को नहीं बनाया, तो मिट्टी तो है लेकिन घड़ा नहीं है, तो घड़ा का क्या है, अभाव है। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बताया गया है, जैसे घट की उत्पत्ति न होने तक उसका अभाव रहता है। ठीक है। घट की उत्पत्ति का मतलब घड़ा की उत्पत्ति नहीं हुआ है तो उस समय क्या रहता है, उसका अभाव रहता है। ठीक है। किंतु उत्पत्ति होने पर उसका अभाव अर्थात प्राग भाव नष्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही मिट्टी से घड़ा बन गया तो घड़ा बनने के बाद से क्या हो गया, ये जो प्राग भाव है वह खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को वैसे समझ सकते हैं, यानी मिट्टी है तो उससे जब तक घड़ा नहीं बनाया तो घड़ा का क्या है, अभाव है, और जैसे ही घड़ा बन गया तो क्या हो गया, प्राग भाव नष्ट हो गया, क्योंकि वह वहाँ नहीं रहता, अतः प्राग भाव अनादि होने पर शांत हो जाता है। यानी कि प्राग भाव जो होता है समय के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है। उस दूसरा है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव का मतलब क्या, वह अभाव जो कार्य के विनष्ट हो जाने के पश्चात हो जाता है। कार्य के विनष्ट, जैसे आपके पास घट के नष्ट हो जाने के पश्चात जो घट का अभाव होता है, घट का मतलब घड़ा है। ठीक है। अब घड़ा तो पहले है लेकिन मिट्टी नहीं है, जैसे घड़ा को आप तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन घड़ा तो आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है। घड़ा नहीं रहेगा यानी कि घड़े का क्या हो गया, अभाव हो गया। ठीक है। टूटने के बाद, तो उससे टूटने के बाद से क्या होता है, ये प्रध्वंसा भाव हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे वह प्रध्वंसा भाव कहलाता है। तात्पर्य यह है कि किया हुआ कार्य नाश जनित अभाव को प्रध्वंसा भाव कहा जाता है। नाश जनित का मतलब ये वाला टर्म आप याद रखें, नाश जनित यानी कि घड़ा टूट गया, नाश हो गया उसका, तो नाश हो जाने के बाद से क्या हो गया, उसका अभाव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे यह अभाव शादी होने पर भी अनंत होता है, यानी कि शादी होने पर भी इसका अनंत होता है। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद से अत्यंता भाव। अत्यंता भाव का मतलब क्या है, जहाँ दो वस्तुओं का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को में संसर्गा भाव पाया जाए उसे अत्यंता भाव कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप देखिए वायु है, वायु का कोई रूप नहीं है। ठीक है। जैसे वायु में रूप का अभाव, वायु तो है लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, यानी कि उसके रूप का क्या है, अभाव है। वायु में किसी रूप का अत्यंता भाव है। वायु के रूप का भाव न कभी था, न अभी है और न भविष्य में होगा, यह क्या है, अत्यंता भाव कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो इस चीज़ को अगर याद हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप इस तीनों का नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं इसका अगला जो है, जैसे अभाव के दो भेद बताया था ना, एक संसर्गा भाव, एक अन्योन्या भाव। तो संसर्गा भाव के तीन भेद हो गए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। इसके बाद से अन्योन्या भाव पे देखते हैं। अन्योन्या भाव, यहाँ पे देखिए अन्योन्या भाव का मतलब क्या है, एक वस्तु का अन्य वस्तु में जो अभाव होता है उसे अन्योन्या भाव कहते हैं। इसको आप सिंपली वही दोनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे घट पट न होने से और पट घट न होने से घट में पट का और पट में घट का अभाव रहता है। यानी कि देखिए घड़ा घट पट न होने से, यानी कि जब तक घड़ा है आपके पास वो टूटा नहीं है। ठीक है। या फिर
टूट गया है तो घड़ा नहीं है, यानी कि एक है तो दूसरे की क्या है, अभाव है। ठीक है, तो एक दूसरे का अभाव अगर होता है, इसमें एग्जाम्पल यही वाला याद रखेंगे, एग्जाम्पल सबसे सटीक है। घट पट न होने से और पट घट न होने से घट में पट का अभाव रहता है, यानी कि घड़ा बन गया तो घड़ा बनने के बाद से मिट्टी तो उसमें नॉर्मल जो पहले मिट्टी था वो रहेगा नहीं। ठीक है, या फिर घड़ा जब टूट गया तो पहले घड़ा तो रहा नहीं, यानी कि अब टूट गया है तो क्या हो गया, घट में पट का अभाव रहता है और पट में घट का अभाव रहता है। तो उस प्रकार के भाव को क्या बोलते हैं, अभाव को क्या बोलते हैं, अन्योन्या भाव कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बात करते हैं। तो भाई देखिए, इसी को मैंने एक यहाँ पे लिख भी दिया है, तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए। एक वस्तु का अन्य वस्तु में जो अभाव होता है वो क्या है, अनन्य भाव है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको पता ही हो गया, घट पट न होने से और पट घट न होने से घट में पट का और पट में घट का अभाव रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला चीज़ें आपको पढ़ना है जो लास्ट में दिया है आपका सिलेबस में, चरकोत्तर कारण पदार्थ। ठीक है, जो चरक ने कारण पदार्थ बताया है उनकी संख्या कितनी है, 6, और इन्हीं 6 को क्या कहते हैं, भाव पदार्थ कहते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये क्या है, चरक के कारण पदार्थ हैं और इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें पूछ सकता है कि चरकोत्तर का कारण पदार्थ का क्रम। ठीक है, तो आप इसको क्रम में ही याद रखेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर जो आपका NCISM का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ख़त्म हो गया। मैंने शॉर्ट में कोशिश किया आपका पूरा रिवाइज कराने की। ठीक है, और आज का मेरा एक प्रश्न है, आप इस प्रश्न का आंसर उत्तर दीजिए। उत्तर आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में ये दिया हुआ है, तो आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए और पढ़ने के बाद से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। पद के कितने भेद होते हैं, आपको पद के कितने भेद होते हैं उनके आंसर बताने हैं, और उनके जितने भी भेद होते हैं उन सभी भेदों का नाम आपको बताना है। और एक और है प्रश्न, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय, ये एक क्रम है। तो ये पूछा है पदार्थों का क्रम किसके अनुसार है, किस आचार्य के अनुसार यह पदार्थों का क्रम है। तो ये दोनों आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल pj.bms के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ pj.bms ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसी तरह का और वीडियो में, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, फिर मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।